जी फ्रेंड्स, तो यारिम कालन अशकलर के थर्ड एपिसोड में हम लोग देखेंगे कादिर बियर के घर से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन बाहर वालों को ऐसा लगता है कि शायद कादिर किसी मुसीबत में है, यानी उसके टीममेट्स को। इसलिए वो हमला करने के लिए गेट पर खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कादिर बाहर आ जाता है। एब्रू और मेहमत उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि अंदर कोई नहीं है, बियर अंदर नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने हमला नहीं किया। अब वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहता था, क्योंकि बियर ने उससे धमकी दी है एदा का नाम लेकर, और वो एदा को मुसीबत में नहीं डाल सकता। इसलिए वो उन सबको वहाँ से लेकर चले जाता है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ कादिर उस मांगने वाले से पूछता है कि तुमने हमें गलत क्यों बताया, इस मर्डर के पीछे हिम्मत नहीं है। और वो उसे आहिस्ता से कहता है कि गेम खेलो, मैं तुम्हें इसके 500 लीरा और दूंगा। ये सुनकर वो मांगने वाला एक्टिंग करने लगता है। वो कहता है कि हाँ, शायद मुझे देखने में गलती हो गई होगी, इसमत वो नहीं था। जिस पर चीफ इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैंने तो पहले कहा था कि इस भंगी पर यकीन मत करो। कादिर कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। रास्ते में वो एलिफ को फ़ोन करता है, लेकिन एलिफ उसके कई दफ़ा फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाती। जिस पर कादिर परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी मोड़कर एलिफ की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि वही लोग जिन्होंने एलिफ को किडनैप किया था, वो उसे समुद्र के पास ले जाते हैं। उन्होंने इसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए इसे नहीं पता चलता कि उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। एलिफ चीख रही होती, चिल्ला रही होती कि मेरी मदद करो, मगर वो लोग उसे नहीं छोड़ते और उसे एक बोट में बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड उजान को मारा है और तुम्हें भी मार देंगे अगर तुम हमारा पीछा करोगी तो। इसके बाद वो बोट चला देते हैं और एलिफ को बीच समुद्र में अकेला छोड़ देते हैं। वहीं कादिर एलिफ के घर पहुंच जाता है और उसे फ़ोन करता है, मगर उसका फ़ोन उसके घर में बज रहा होता है। ये देखकर कादिर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो सुबह तक वहीं बैठा होता है और फिर हमें एलिफ दिखाते हैं, जो कि अभी भी बीच समुद्र में होती है और चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद करो। तभी उसके पास एक बोट आती है, उसमें जो आदमी होता है वो उसे कहता है कि हम आ गए हैं तुम्हारी मदद करने। वो उसे वहाँ से रेस्क्यू करवा कर घर ले आते हैं। तभी कादिर देखता है कि वो घर आ गई और वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं, और घर के अंदर चले जाती है। फिर वो शावर लेने लगती है और बहुत ज़्यादा रोती है। असल में वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर उसने फिर भी दोस्तों हिम्मत नहीं हारी थी। जब वो नहाकर बाहर आती है तो कादिर उससे पूछता है कि क्या हुआ था, जिस पर वो उसे बताती है कि मैं बैठी हुई थी और अचानक से कोई मेरे घर में आ गया और मुझे किडनैप कर लिया, मुझे बीच समुद्र में छोड़ दिया। कादिर ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। कादिर उससे पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था, जिस पर वो कहती है कि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। और तभी एलिफ कहीं जाने लगती है, जिस पर कादिर उससे पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जा रही हो। एलिफ कहती है कि मैं उनको दिखाने जा रही हूँ कि मैं उनकी धमकियों से नहीं डरी। कादिर फ़ौरन उसे बिठा लेते हैं, उसे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, वो लोग ज़रूर खतरनाक हैं, इसलिए तुम मत जाओ। एलिफ उसे कहती है कि उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग ओजान के कातिल हैं और मेरा भी वही हाल होगा जो ओजान का हुआ। और फिर वो कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। जैसे ही मुझे उस जगह का आल्तनीपी को पता लगा है, तभी मुझ पर अटैक किया गया। कादिर उससे पूछता है कि क्या मतलब, आल्तनीपी क्या। जिस पर एलिफ उसे बताती है कि मैंने प्रोफेसर की बुक पढ़ी, जिसमें जितने भी केसेस थे वो हमारे केस से रिलेटेड थे, और उससे मुझे पता लगा कि जो लोग अंधे हो रहे हैं वो मोस्टली एक ही टाउन आल्तनीपी के हैं। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा है, जिसमें पता लगा लूँगी। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे वहाँ जाना होगा। कादिर उसे कहते हैं कि तुम अभी किडनैप हुई हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। एलिफ उसे कहती है कि मैं तो वहाँ जाऊँगी, अगर तुम्हें आना तो आ जाओ। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर उन सबसे पूछ रहा होता है कि अजान के केस का क्या बना, उसकी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। वो कहता है कि हमें कादिर पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मेहमत कहता है कि सर, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट देने की। फिर चीफ इंस्पेक्टर उनसे उस डिस्क का पूछता है, जिस पर एब्रू कहती है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर चीफ इंस्पेक्टर कहता है कि उस इडियट कादिर पर यकीन मत करो और अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मेहमत चीफ इंस्पेक्टर को अपनी और एब्रू की शादी का कार्ड देता है, जिसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। तभी चीफ इंस्पेक्टर एब्रू को रोक लेता है और मेहमत को कहता है कि तुम जाओ। वो एब्रू से पूछता है कि तुमने कहीं अपने और कादिर के बारे में मेहमत को बताया तो नहीं है, जिस पर वो रोने लगती है और कहती है नहीं बताया। चीफ कहता है कि कादिर एक इडियट है, उसे तुम भूल जाओ। एब्रू कहती है कि उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, जिस पर चीफ इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि वो झूठा है और ये ज़िंदगी है, ऊंच नीच होती रहती है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। फिर वो उसे काम के लिए भेज देता है। उसके बाद हम एलिफ और कादिर को देखते हैं, जो एल्तनिबी के लिए निकल गए होते हैं।
ایلف اسے بتاتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اور میں سمندر کے بیچ میں ہی مر جاؤں گی، اور کہتی ہے کہ ان کو اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ قادر کہتا ہے کہ مجھے بھی ان سب پر بہت غصہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے تمہیں بہت زیادہ اپسیٹ کیا ہے۔ تبھی ایلف قادر کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور قادر بھی۔ تبھی ان کی گاڑی کے آگے ایک آدمی آ جاتا ہے اور قادر اینڈ ٹائم پر گاڑی روک لیتا ہے۔ قادر گاڑی سے باہر آ کے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، تم اندھے ہو؟ جس پر اس اندھے آدمی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں یہ اندھے ہیں۔ پھر وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں اور قادر ان سے سوری کہتا ہے۔ ایلف اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ کب سے ہوا ہے، جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ 3-4 سال ہو چکے ہیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ قادر اور ایلف ایک کیفے میں جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ جتنے بھی اس کیفے میں بیٹھے تھے سبھی کے سبھی اندھے ہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتے، پر وہ لوگ بہت ہی اچھے سے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ قادر اور ایلف ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے کب سے ہو اور یہ سب کیسے ہوا، جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ وہ لوگ ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے ہوتے۔ وہ لوگ ایلف اور قادر سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو، جس پر ایلف کہتے ہیں کہ میں ایک رپورٹر ہوں اور میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور اس کیفے کا مالک ان کو جانے کے لیے کہتا ہے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر قادر اور ایلف کافی حیران ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں اس ٹاؤن کا چیف آتا ہے اور ایلف اور قادر کو ویلکم کہتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئے کیوں ہو، جس پر ایلف اسے بتاتی ہے کہ میں رپورٹر ہوں اور میں نے اس جگہ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ یہاں پر اچانک سے لوگ اندھے ہو رہے ہیں، جس پر وہ آدمی تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے غلط سنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایلف اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس جگہ کا بتایا ہے۔ وہ چیف کہتا ہے کہ یہاں پر پہلے ایک پروفیسر بھی آیا تھا اور وہ بھی اسی طرح کے سوالات کر رہا تھا۔ ایلف اسے بتاتی ہے کہ پروفیسر کا مرڈر ہو گیا ہے، جسے سن کر وہ حیران تو ہوتا ہے مگر اتنا حیران نہیں ہوتا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ قادر اور ایلف سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور ایٹ دی اینڈ تمہارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو کہ پروفیسر کا ہوا ہے۔ جس پر ایلف کہتی ہے کہ تم ہمیں دھمکا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ جس کے بعد ایلف اسے کہتی ہے کہ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کا میں پتہ لگا لوں گی اور ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ پھر وہ آدمی وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ایلف قادر سے کہتی ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ جس کے بعد قادر کہتا ہے کہ ہم اور جگہ دیکھتے ہیں۔ تبھی قادر کو ایدا کے اسکول سے فون آتا ہے اور پرنسپل بتاتی ہے کہ ایدا کلاس روم میں بے ہوش ہو گئی ہے۔ قادر کہتا ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر قادر ایلف کو بتاتا ہے کہ ایدا اسکول میں بے ہوش ہو گئی ہے، جس پر ایلف اسے پوچھتے ہے کہ ایدا کون؟ وہ کہتا ہے میری بیٹی۔ ایلف کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ تھوڑا حیران ہو جاتی، لیکن پھر وہ لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد پرنسپل قادر سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ایدا نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور وہ بہت ڈیگریڈ ہوتی ہے اپنے موٹی ہونے پر، اسی لیے وہ کچھ نہیں کھاتی اور ڈائٹنگ کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی پرنسپل سے یہ بھی کہتی ہے کہ ایدا ٹھیک نہیں ہے، اس کو وقت کی ضرورت ہے۔ تبھی وہاں پر ایدا کی موم بھی آ جاتی ہے، یعنی قادر کی ایکس وائف۔ قادر کی ایکس وائف ایلف کو دیکھ کر قادر سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ تمہاری نیو وائف ہے؟ جس پر ایلف کہتی ہے کہ مجھے شاید یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ قادر اپنی ایکس وائف کا منہ بند کرتا ہے اور ایلف کو کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، تم اس کی باتیں مت سنو۔ پھر قادر ایدا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم عصمت کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک آدمی کو بہت بری طرح مار رہا تھا۔ اصل میں قادر نے ان لوگوں سے کہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیسے جو کہ اس نے آپ کو دینے تھے وہ اس نے اس آدمی کو پکڑائے تھے اور اس نے خرچ کر لیے ہیں، اسی لیے عصمت اب اس آدمی کو پکڑ لایا تھا۔ وہ آدمی بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے قادر نے کوئی پیسے نہیں پکڑائے، مگر وہ اسے بہت ٹارچر کر رہا تھا۔ عصمت کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان دونوں میں سے کون سچ اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آدمی مسلسل یہی بول رہا تھا کہ قادر نے مجھے کوئی پیسے نہیں پکڑائے، اس لیے عصمت اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اور قادر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دوسری طرف ہم قادر کے گھر میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایدا بیٹھی ہوتی ہے اور ایلف بھی وہیں پر ہوتی ہے جو اسی کیس پر اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے۔ قادر ایدا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ جس پر وہ کہتی ہے نہیں، میں بہت موٹی ہوں اور لوگ فیٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ جس پر ایلف سے کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں ایسا کس نے کہا ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ جس پر ایدا سے کہتی ہے کہ تم چپ رہو، تمہیں اس چیز کا نہیں پتہ۔ ایلف کہتی ہے کہ کیوں؟ ایدا سے کہتی ہے کہ کیونکہ تم موٹی نہیں ہو اور بہت خوبصورت ہو۔
तभी अलिफ उसे कहती है कि तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी, हम कुछ खाते हैं। कादिर उसे कहता है कि मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी बाहर कोई आता है और कादिर देखने जाता है। वहाँ पर एब्रू होती है। असल में दोस्तों, एब्रू को अब कादिर पर शक हुआ है, क्योंकि वो साइबर क्राइम वालों के पास गई थी और वहाँ से उसे पता चला कि कादिर ने उन लोगों को डिस्क दी ही नहीं है। इसलिए एब्रू को अब उस पर शक हो रहा है कि उसने डिस्क कहाँ रखी है। तब इसको याद आता है कि जब उसके घर गई थी तो उसने उसके कैबिनेट में वो डिस्क देखी थी। इसीलिए एब्रू अब उसे बहाने से लेने आई है। वो उसे कहती है कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी मैं अपना ब्रेसलेट यहीं भूल गई थी जो मुझे मेहमद ने दिया था। मैं देखना चाहती हूँ। जिस पर कादिर उसे अंदर बुला लेता है और वो उसी रूम में जाती है जहाँ डिस्क है। वहाँ से वो डिस्क उठा लेती है और साथ ही जो ब्रेसलेट लाई होती है वो पहन लेती है और कादिर को कहती है कि मेरा ब्रेसलेट मिल गया, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिफ कादिर से औज़ान के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि कादिर ने यानी औज़ान ने उसे कहा था कि वो औज़ान का बहुत ही पुराना दोस्त है। वो उसे औज़ान के बारे में कुछ बातें बताता है, मसलन उसका फ़र्स्ट कॉन्सर्ट वगैरह। उसके बाद फिर से डोरबेल बजती है और वहाँ वो देखता है कि इसमत के लोग होते हैं। वो उसे ज़बरदस्ती बियर के पास ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उसी आदमी के साथ बिठा देते हैं। बियर उसे पूछता है कि तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। वो आदमी कादिर से पूछता है कि बताओ किस दिन तुमने मुझे पैसे दिए थे। जिस पर कादिर घबरा जाता है और बियर को उस पर शक होता है कि यही झूठ बोल रहा है। वो कादिर को मारने ही वाला होता है कि एजे जो वहाँ पर होती है वो बोल पड़ती है और कहते हैं कि इस आदमी ने मुझे एक मैसेज भेजा और मुझे कहा था कि इस गंदे आदमी को छोड़ दो, यानी बियर को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिसे सुनकर बियर को बहुत गुस्सा आता है और उसे यकीन हो जाता है कि यही आदमी गलत है, कादिर नहीं। वो उसे जान से मार देता है और कादिर को छोड़ देता है और कादिर से कहता है कि अब तुम इस बॉडी को ले जाओ और जला दो। कादिर उस आदमी की बॉडी को बाहर ले आता है और बाहर आकर वो बहुत ज़्यादा रोता है और खुदा से कहता है कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, मेरी वजह से ये आदमी मर गया है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है और उस आदमी को जंगल की तरफ ले जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एजी उसके पीछे बैठी होती है। फिर वो दोनों उस आदमी को ठिकाने लगाते हैं और तब तक सुबह हो जाती है। कादिर अपने घर जाता है और देखता है कि सोफे पर एलिफ सोई हुई है। वो उसके पास बैठता है और उसे प्यार से देखने लगता है। तभी एलिफ उठ जाती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ थे रात भर। वो उसे कहता है कि मैं मसरूफ़ हो गया था एक काम में। जब उसके शर्ट पर खून लगा देखती तो उसे पूछती कि तुम कहाँ गए थे और ये क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कि एक मर्डर केस था। फिर कादिर एलिफ से पूछता है कि तुमने क्या ढूंढा। जिस पर एलिफ उसे एक डिज़ीज़ के बारे में बताती है, उसके सिम्टम्स बताती है। और तभी कादिर को उस डायरी पर एक साइन दिखता है और वो कहता है कि यही साइन मैंने एक ट्रक पर देखा है जब हम एल्तनी पे गए थे। एलिफ कहती है कि हमें पता लगाना चाहिए कि वो ट्रक कहाँ गया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वहीं जाते हैं, यानी आल्तने पे, और उनको वो ट्रक दिख भी जाता है। फिर वो उस ट्रक का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम एब्रू को देखते हैं जिसने उस डिस्क को ठीक करवा लिया था, लेकिन उसने ये सब बहुत ही चालाकी से और सीक्रेटली करवाया था। उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ठीक करवाने के बाद वो डिस्क प्ले करके देखती है और ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जिसने औज़ान को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि कादिर ही है। वहीं कादिर और एलिफ दोनों ट्रक का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस जैसे और बहुत से ट्रक एक फैक्ट्री में जा रहे हैं। फिर वो लोग एक ऊंची सी जगह पर जाते हैं और दूर से उस फैक्ट्री को देखने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस फैक्ट्री के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी कादिर पीछे मुड़ता है और हैरानी के साथ एलिफ के कंधे पर हाथ रखकर उसे भी पीछे मुड़ने का कहता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत से अंधे लोग होते हैं जो इस तरह उनके पास आ रहे होते हैं जैसे वो ज़ॉम्बीज़ हैं। दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे आगे के एपिसोड्स के लिए क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।